हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 5 को लेकर, जो कि इस मंथ का आखिरी होगा। तो कल से हम नवंबर मंथ का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने जून से लेके सितंबर तक का ऑलरेडी करंट अफेयर एनालिसिस डिस्कस कर लिया है और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हम शाम के टाइम में, जो इवनिंग सेशन में जो हम लोग करंट अफेयर एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज कर रहे हैं, उसका भी जून से लेके सितंबर तक, मतलब अगस्त तक कंप्लीट हो चुका है और वहां सितंबर में चल रहा है और कल अक्टूबर वहां पर भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियो के लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हम शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है कि एक डुकम बोल के एक जगह है, उसे बोला जा रहा है कि विच वॉज रिसेंटली हिट बाय अ हिक्का साइक्लोन। हिक्का एक साइक्लोन है, उससे ये मतलब हिक्का जो साइक्लोन है वो वहां पे अभी पाया गया है। कौन सी जगह में? दुकुम बोल के जगह। तो ये कौन से जगह में लोकेटेड है, कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो ये जो लोकेटेड है ये ओमन बोल के एक कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में आता है, वो वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो ओमन में यह है दुकुम बोल के जगह। तो ये इतना न्यूज में क्यों बन गया, जो हमें इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना पड़ा? तो ये था कि द साइक्लोन हिक्का इज फाउंड ओवर द रीजन नियर अबाउट 490 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ वेरावल, जो कि गुजरात में ये हमारे एरिया है, ठीक है। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर के दूरी में ये एरिया आता है, जो कि जहाँ पे हिक्का ने हिट किया, ठीक है। उसके अलावा ये बोला भी जा रहा है कि 520 किलोमीटर साउथ और साउथ वेस्ट ऑफ कराची भी है ये, और 710 किलोमीटर ये मसीरा से भी हम लोग इसके डिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि हिक्का जो है ना हिट किया किसके? ओमन के कोस्ट में, माने ये जो कोस्ट है, ये बोला जा रहा है कि साउथ ऑफ मसीरा, ये जो आइलैंड देख रहे हैं ना, ये नाम है यहाँ का, ये मसीरा आइलैंड है यहाँ का, ठीक है। जो कि डुकुम से क्लोज है, ठीक है। ये डुकुम जो एरिया ना, ये इतना क्यों डुकुम है? क्योंकि ये एक पोर्ट है और यहीं पर रिफाइनरी भी है। तो देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज क्या है, वो अपने ऑयल और इसके लिए ही फेमस है, जो पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वहीं से ऑयल से रिलेटेड करते हैं। तो जो यही पाया गया है कि ये जो हिक्का है ये यहाँ पे अभी फिलहाल हिट किया है। कौन से एरिया में? ये मसीरा जो आप आइलैंड देख पा रहे हैं, इसी के बगल में ये हिक्का जगह है, ठीक है। और इसको जो नाम दिया गया है ये मालदीव्स के द्वारा में दिया है, ठीक है। टोटल जो भी साइक्लोन्स होते हैं तो वो जितने भी 8 कंट्रीज हैं हमारे, उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो रोटेशनल बेसिस पे ये नाम दिया जाता है, तो इसलिए हिक्का भी उसी में से एक है, ठीक है। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है जो वो प्रोजेक्ट सोली। तो प्रोजेक्ट सोली से रिलेटेड ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये पाया गया कि जो गूगल पिक्सल 4 है ना, इन्होंने क्या किया अपने टेक्नोलॉजी में एक रडार बेस्ड सोली चिप, मतलब एक चिप टाइप का चिप, ये यहाँ पे सेलफोन जो होता है ना गूगल का फोन, उस फोन में पिक्सल 4 में उन्होंने लेके आया, ठीक है। उसमें क्या करेगा वो कि मोशन सेंसर आपको इजीली, आपको मैं अभी अब थोड़ी देर में फोटो दिखाऊंगा, उससे आप और ज्यादा इससे आपको क्लियरिटी आएगा कि मोशन सेंसर है ना। आप जैसे अगर फोन का, अगर ये आपका फोन है और आप अगर अपना हाथ का मूवमेंट अगर आप ऐसे करोगे तो आपका मूवमेंट से ये कर लेगा, ना कि आपको टच करके, टच पैड में जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल अप डाउन ऐसा करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना होगा। बस आप अपना हाथ को जस्ट ऐसे स्वाइप करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उसी से ये करेगा। तो ये मोशन सेंस को इसमें ये लाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट सोली के तहत, मतलब ये सोली एक बोल के चीफ है उससे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट सोली से रिलेटेड और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये जो था ये किसके द्वारा, मतलब गूगल का जो एटीएपी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स, इस मतलब डिवीजन के तहत इसके ऊपर काम किया गया था। और इसमें क्या क्या चीज फीचर्स आएगा ये प्रोजेक्ट सोली के तहत? तो वेयरेबल्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स और आईओटी डिवाइसेस में अगर जहां जहां ये चिप लगाया जाएगा ना, वहां पे आप मतलब मोशन सेंसर से, आप मोशन सेंस के द्वारा आप ये इस तरह से यूज कर पाएंगे। चाहे बहुत सारे इसमें अलग अलग फीचर्स आएंगे जो सिर्फ मोशन बेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये गूगल चिप्स, ये जो गूगल का जो सोली चिप है, ये स्पेशली जो काम करेगा किसमें? ये एक मतलब एक माइक्रोस्कोपिक स्केल का भी मूवमेंट अगर यदि होगा ना, आप अगर जस्ट टच ऐसे करेंगे तो भी वहां पे जस्ट मूवमेंट होगा। पर अभी क्या होता है, आप कभी कभी होता है कि स्क्रीन जो भी हमारे पास टच फोन्स हैं उसमें आप कभी कभी होता है कि रुक जाता है या ठीक से वो स्क्रीन नहीं, कम थोड़ा सा करते हैं तो मूवमेंट ज्यादा हो जाता है, थोड़ा या कभी थोड़ा सा करते हैं तो कम रहता है। तो ये सब चीज जो होता है ना, तो ये सब चीज के लिए मायने में ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, ये जो सोली चिप है इसका जो भी फंक्शनिंग होगा ना, क्योंकि ये टोटली रडार बेस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसका ये मिनिएचर रडार जैसा बोला कि यूज किया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, सब मिलीमीटर का मोशन भी ना, वो भी जो भी हाई स्पीड में, अगर एकदम हाई स्पीड में थोड़ा सा भी स्पीड अगर यदि का कुछ अगर हो, तो वो ग्रेटर एक्यूरेसी से ये उसमें यूज किया, मतलब ये पाया जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए इसी को ये गूगल पिक्सल 4 जो है उसमें ये यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इसके लिए इसके अलावा जो मेन जो सोलिड चिप का जो फीचर्स अगर हम देखते हैं तो वो कितना है 8 mm इंटू 10 mm, मतलब 8 mm मतलब कितना हुआ 10 mm मिलकर होता है 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ये, और उससे भी थोड़ा कम है ये, तो मतलब इतना छोटा चिप है जो कि इंस्टॉल होगा और इतना अच्छा फीचर देगा आपको रडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो सोचिए कितना मतलब कितना आगे बढ़ रहा है ये गूगल। और चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चीज जानने के लिए मिलेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सा चिप है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मूविंग पार्ट्स होगा जो इधर उधर आप मूव करते रहेंगे। और इसके अलावा ये ना बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसलिए ज्यादा बैटरी पे भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा कि आप इससे आपको कि मतलब ज्यादा वॉट की बैटरी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा ये ऐसा भी है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा लाइट कंडीशंस, मतलब बहुत ही लाइट कंडीशंस में वर्क कर सकता है। उसके अलावा ये जो मोस्ट मटेरियल जो भी इसमें यूज होगा ना वो बिट मतलब एक्साइटिंग बिट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही ये अच्छे तरीके से काम भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में अगर ये बात बोला जाए तो ये चिप अभी इंडिया में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो रडार मैंने जैसे बोला ना रडार पे ये काम करता है, रडार टेक्नोलॉजी पे, तो ये इसको चाहिए लगभग 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी, तब जाके ये काम कर पाएगा। बट इंडिया में तो 60 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है ना ये अलाउ ही नहीं है। तो इस तरह का जब यूज करना इंडिया में अलाउ नहीं है तो कैसे इस फोन में ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकेंगे, इसलिए सोली चिप अभी तक इंडिया में इसे नहीं लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 60 गीगाहर्ट्ज बैंड है ना, इसको वी बैंड या वी वाईजिग बैंड या वाईफाई एट 60 गीगाहर्ट्ज ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मूवमेंट, आप ऐसे हल्का मूवमेंट किए ना तो ये रॉ सिग्नल भेजेगा, जेस्चर आप यहाँ से दिखा रहे हैं कभी ऐसे, मतलब आप स्क्रीन रखे हुए हैं उसमें कोई भी मान लो फोटो चल रहा है, आप खाली हाथ से ही आप जस्ट ऐसे इसका मूवमेंट कर रहे हैं आगे इधर इधर, और स्क्रीन में भी ये यहाँ से चेंज होते जाएगा, जिस तरफ आप मूवमेंट करेंगे उस तरफ ये चेंज होते रहेगा, ठीक है, जस्ट जेस्चर से आपका। आपने देखा होगा कि फोटो के लिए आप जस्ट अपना पाल्म को ऐसे करते हैं, बस फोटो कभी कभी खींच लेते हैं, तो वो भी इसी का कुछ फीचर है, ठीक है। तो उसके अलावा ये सोली का जो सिग्नल ये थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कम्युनिकेशन के लिए कैसे ये करता है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है, वो आपके लिए जरूरत नहीं है, बस आप एक पहचान जाइए कि ये जो दोनों डायग्राम है ना इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोली चिप किस तरह का यूज में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मतलब लाया गया है टॉपिक, क्योंकि ये जो नोबेल लॉरेट्स है ना जो कि हमारे कंट्री के जो अभिजीत बनर्जी हैं उनको ये नोबेल प्राइज मिला है जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो उसी टॉपिक मतलब ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है ना, ये इन्हीं का मतलब इनके साथ इस्तर डुफ्लो जो कि उनकी वाइफ है उनके साथ माइकल क्रेमर, इन तीनों मिलके इस प्राइज को जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो शेयर किए हैं। तो ये टॉपिक जो था ना वो पॉवर्टी से रिलेटेड था, कैसे वो एलिवेट कर सके हम पूरे दुनिया से, ये टॉपिक पे बात किए थे। पर ये टॉपिक को जो जिस चीज पे बेस था ना वो ये था रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको जब नोबेल प्राइज मिल गया, हमारे अभिजीत बनर्जी हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज की वजह से ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि और बाकी हम नोबेल लॉरेट का उतना डीप एनालिसिस नहीं करना है, बट ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बारे में हमें जानना होगा। और एक बात बताना चाहूंगा मैं कि आज मेरे मतलब जो भी छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे थे वो मैंने रखा पहले, उसके बाद जो मैक्सिमम सारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ना अक्टूबर मंथ में उसको मैंने एक साथ कंपाइल किया है। इसीलिए मैंने पहले को भी थोड़ा थोड़ा करके छोटे टॉपिक दे रहा था, पर आज मैंने ज्यादा करके छोटे टॉपिक रखा है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो जैसे ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की तरह ये सब बड़े बड़े टॉपिक जो बच गए थे उसको मैंने स्टार्टिंग में रखा है, बाद में आपको सारे वन लाइनर मतलब जिसके ऊपर आपको ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। तो और अगर मेरे वीडियोस आपको मैं अगर कुछ ज्यादा स्पीड आपको लग रहा है बोल रहा हूँ तो प्लीज आप लोग थोड़ा स्पीड स्लो करके, यूट्यूब में ऐसा फीचर है कि स्पीड आप स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे मीडियम में रहना पड़ेगा, मुझे एकदम मिडिल वाला पाथ फॉलो करना होगा, ताकि जिनको स्लो लग रहा है उनके लिए वो फास्ट कर सके, जिनको फास्ट लग रहा है उनको वो स्लो कर सके। अगर मैं ज्यादा स्पीड बोलूंगा और जिन लोगों को स्पीड चाहिए तो वो स्पीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो सब चीज ध्यान देते हुए आप प्लीज थोड़ा तो ये कर सकें, क्योंकि आपको एनी हाउ लास्ट में क्या चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपको कुछ भी करके आपका जो भी आउटकम जितना जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो आना चाहिए। तो इसीलिए आप चाहे उसके लिए जो बने आप वो करते रहिए, और मेरी तरफ से जो सपोर्ट बनेगा वो मैं करते रहूंगा, ठीक है। तो ये जानते हैं चलिए ये न्यूज में क्यों बना था। तो ये मैंने जैसे बता दिया कि अभिजीत बनर्जी और ये इनके साथ दो जो मेंबर थे उन्होंने मिलकर इकोनॉमिक्स का ये जो नोबेल जो प्राइज है वो शेयर किया, तो वो इसी टॉपिक पे था। ये टॉपिक मतलब ये जो था ना ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में ये मेडिकल साइंस वाले एरिया में मेडिकल टीम वाले लोग ना वो लोग यूज करते हैं। अगर कभी किसी चीज का पार्टिकुलर बीमारी है या पार्टिकुलर डिजीज है तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर दवा अगर यदि कराया जा रहा है ना या उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, तो उसका एक अगर पूरा बीमारी है ना, मान लो अगर फीवर है
तो फीवर का ही दवा एक बार में नहीं निकाला जाता है। आपको मैं बता दूं, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके सिम्टम्स को लेते हैं। जैसे फीवर हुआ तो बॉडी पेन हो रहा है, तो बॉडी पेन से रिलेटेड वो पहले मेडिसिन का खोज करेंगे कि क्या मेडिसिन होता है। उसके अलावा फिर सर चकराना तो नहीं हो रहा है, सर चकराना का भी उसमें ऐड करेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते करते जाएंगे, तो बाद में टेम्परेचर का भी करेंगे, और एक बार में अगर मान लो टाइफाइड का रिलेटेड प्रॉब्लम है या फीवर बहुत हाई फीवर हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, तब जाके वो लोग एक मेडिसिन में सारा जो भी है ना, सारा जितना भी आपको दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए, दूसरे दूसरे सिम्टम्स के लिए वो दवा बना रहे थे, वो एक बार में एक जगह कंपाइल करके एक मेडिसिन बना सकते हैं। तो मतलब कोई एक चीज को अगर आपको सक्सेस करना है, तो आपको उसको छोटे छोटे रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को उसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे। अगर आप सोचोगे आपको पॉवर्टी हटाना है और आप पॉवर्टी के लिए आप चले गए लोन देने के लिए, आप बड़े बड़े फाइनेंस करवा रहे हैं, तो ऐसे नहीं हटने वाला है। आपको एक एक पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ना, ये पॉवर्टी से रिलेटेड क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके इसलिए बोला गया रैंडमाइज वे में आपको उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेना होगा और कंट्रोल ट्रायल्स करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप ट्रायल्स करे जा रहे हैं कहीं भी, आपको कंट्रोल वे में रैंडमाइज कुछ भी लेके उसके बाद आप ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये बोला जा रहा है कि आखिर ये है क्या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब ये इसका एक्चुअली में काम हुआ कि आइसोलेट करेगा मतलब इन्फ्लुएंस को। जो भी इन्फ्लुएंस आप किसी भी तरह का अगर यदि मतलब कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी आपको जिसमें आउटकम चाहिए ना, उससे रिलेटेड ये क्या करेगा, आइसोलेट करके रखेगा इन्फ्लुएंस को, ताकि मतलब किसी तरह का जब आप कुछ सर्टेन इंटरवेंशन या वेरिएबल को आप इस तरह से ला रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा मतलब कुछ एक्सटर्नल चीज में आपको ज्यादा बदलाव देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मान ले किसी चीज को, जैसे मैंने बोला कि आप एक्सपेरिमेंट कुछ करना जा रहे हैं, तो उसमें आपको छोटे 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 जब पार्ट में ले रहे हैं ना, तो बाहर से किसी तरह मतलब उसका बिगड़ने का कम चांसेस होता है, ठीक है, और ज्यादा सक्सेस का रेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर में और भी अच्छे से मैं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको एग्जांपल देके भी एक अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि व्हाई इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सो पॉपुलर, इतना ये पॉपुलर क्यों हुआ, जैसे मैंने बताया क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो वही सबसे रिलेटेड है। क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स दैट वर्क इन टेंडम टू इन्फ्लुएंस वेरियस सोशल इवेंट्स, ये सबको क्या एक पॉइंट में ही देख लेता है। मतलब एक कोई चीज रिसर्च से रिलेटेड मल्टीपल फैक्टर्स को एक बार में मतलब देखा जा रहा है, और उसको इन्फ्लुएंस को भी वहां पे देखा जा रहा है। उसके बाद फिर एक मतलब सोशल इवेंट, सोशल कॉजेस क्या क्या हो रहे हैं, वो सब देखते हुए फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि सर्टेन फैक्टर है जो कि ये बोला जा रहा है कि अलोन हैज ऑन द ओवरऑल इवेंट, ठीक है। वो मतलब बोल रहा है कि अगर आपको आइसोलेट करना है इंडिविजुअल के इम्पैक्ट को, तो आपको कुछ कुछ फैक्टर होता है ना, जो कि अकेला मतलब काबिल है कि उसके चेंजेस को अफेक्ट करने में या नहीं करने में। तो वो सारे चीज को मतलब सब मिला के बात ये है कि आपको इंडिविजुअल चीज जो छोटे छोटे चीज है ना, उसको रैंडमली कलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल करना है कंट्रोल वे में, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि ये भी बोला जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस द मेजर टू मेजर द इम्पैक्ट दैट हायरिंग मोर टीचर्स कैन हैव ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग, ठीक है। अगर आपको स्कूल का एजुकेशन ठीक करना है, तो आप इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, तो स्कूल का मतलब स्कूल को आप नहीं कर सकते, पर क्योंकि वहां पे आपको सबसे पहले एक एक टीचर को जो लाना होगा ना, अगर आपको फिजिक्स के लिए टीचर लाना है, तो फिजिक्स के लिए बेस्ट टीचर लेके आना होगा, अच्छे वे में लाना होगा, कैसे वो स्किल है उनका पढ़ाने का, वैसे वैसे करके अगर एक एक सब्जेक्ट का आप जब दे रहे हैं ना स्कूल को टीचर, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं, तब क्या होगा, जाके वो एक बार में स्कूल का ग्रोथ जो है ना, वो अच्छे से करा पाएगा। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे भारत में अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप वही सब अंदाजा, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक एक छोटे छोटे पॉइंट को लिया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमको न्यूट्रिशन से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड या इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस से रिलेटेड, ये सारे चीज के ऊपर रिसर्चर जब एक साथ एक एक चीज करके सोचते रहेंगे ना, तब जाके जब फाइनल आउटपुट होगा ना पॉवर्टी से रिलेटेड, तब वो धीरे धीरे करके वो हटा पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छा क्लासेस दे रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे हैं, तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो वो कल को जाके कुछ अच्छा करेंगे अपने सोसाइटी के लिए। न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो न्यूट्रिशन के लेवल के बारे में सोचना होगा कि क्या क्या किया जाए, ना कि एक बार में आप कुछ भी चला दिए हैं और देख रहे हैं कुछ, आप फीडबैक के तौर पे भी आपको ठीक से नहीं पता चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है ना, वो मतलब प्रॉमिस करता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम
थ्रू द यूज ऑफ रैंडमली पिक्ड सैंपल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एक चीज के ऊपर कोई पैटर्न फॉलो किया है, वैसा कुछ नहीं है। रैंडमली ये लिया जाएगा कि पहले न्यूट्रिशन से रिलेटेड ध्यान दिया जाए, क्या क्या चीज इशू है उस पर हम उसको आगे सुधारेंगे। उसके बाद या क्लाइमेट से रिलेटेड हम उसके उसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेंगे, उसके बाद सुधारेंगे उसके। अगर मेडिकल फील्ड में ही आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं कि लेबर जो रूम है, लेबर रूम वाला अभी आया है जैसे लक्ष्य वाला स्कीम जो था, उसमें क्या आप लेबर रूम से रिलेटेड आप हाइजीनिक में ध्यान दे रहे हैं, हाइजीन से रिलेटेड ध्यान दे रहे हैं। फिर हॉस्पिटल को अगर सुधारना है, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, बोलते हैं सही नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुधारने के लिए आप बाहर से पूरा बिल्डिंग अच्छा कर दीजिए, अंदर में कुछ है ही नहीं। तो आपको वैसे करके आपका तरक्की, मतलब वैसे करके आप सही नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल का सब चीज को। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे लक्ष्य जैसे स्कीम लेबर रूम के सही किए। उसके अलावा जो वार्ड होता है जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं उसको ध्यान देना होगा, आईसीयू को ध्यान देना होगा, डॉक्टर्स अच्छे अच्छे फैसिलिटीज देखना होगा, डॉक्टर्स के क्या वो लोग कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए देखना पड़ेगा। एक एक चीज को जब आप, मतलब पांचों आपको पूरा, अगर हाथ को अपना ठीक करना है तो एक एक उंगली को आप पहले अपना सारा चीज सही कर लीजिए, तो पूरा हाथ आपका ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करने वाला है। ठीक है। इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि अगर यदि आरसीटी का मैं सिग्निफिकेंस आपको बताऊं, तो ये बोल रहा है कि मेनी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट आरसीटीज कैन हेल्प गवर्नमेंट्स टू फाइंड इन अ thoroughly scientific way the most potent policy measure that could help end poverty rapidly। रैपिडली बता रहा है ये पॉवर्टी, तब ना जाके उनको इतना सारा रिसर्च, इतना सारा वो क्लॉजेस दे रहे हैं कि तब ना जाके उनको नोबेल प्राइज मिल गया, वो भी इस मैंने पॉवर्टी से रिलेटेड में। तो वो क्या कर रहे हैं, इनका जो इस तरह का जो टेक्निक है ना बहुत ही ज्यादा फेमस है, और बहुत सारे डेवलप कंट्री यही चीज फॉलो भी करते आ रहे थे। तो अचानक जब वो उनको ये मिला तो वो सोचे कि इस तरह का टेक्निक जो भी ये अभिजीत बनर्जी और उनके टीम के द्वारा जो मेंबर्स के द्वारा जो दिया गया है, वो क्या है एक तरह का इसी चीज में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पे अगर इस तरह का चीज यूज किया जाए तो ये आरसीटी जो टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही अच्छा बताया है। ठीक है। इसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म भी कुछ किया है, कुछ लोगों ने किया है, जैसे कि एंगस डियटन जो है ना, जो कि 2015 के नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के। उन्होंने कहा है कि सिंपली चूजिंग सैंपल्स फॉर एन आरसीटी एक्सपेरिमेंट वो एक बहुत ही मतलब किसी भी मतलब इन इन देयर मेनी सर्कमस्टेंसेस वो अलग अलग हुई हो सकते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि डज नॉट रियली मेक दिस सैंपल्स आइडेंटिकल, मतलब हर जगह सिमिलर, आप अगर एक पैटर्न ले रहे हैं कि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ये चीज, ये टेक्निक काम नहीं आने वाला है। ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है कि दैट मोस्ट सैंपल्स आर नॉट रियली सिमिलर टू ईच अदर, वही सेम बात कि मतलब हर सैंपल आप जो ले रहे हैं ना वो एक दूसरे से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रिडिक्शन करना या इस तरह का ट्रायल करना ये काम नहीं आएगा। तो इस तरह का ये बात एंगस डियटन जो है वो बोल रहे हैं। तो वो भी एक नोबेल लॉरेट है, वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, और ये भी नोबेल लॉरेट है, तो ये भी कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा मतलब कुछ ना कुछ करके तो हमें आगे बढ़ना ही है। तो फिलहाल इतने दिन से बहुत सारे चीज तो ले मैंने हम फॉलो करते आ रहे थे, इस बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज का अच्छा है तो बुरा भी है। तो इसका भी आरसीटी से रिलेटेड भी अभी कुछ एडवांटेजेस भी है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो फिर भी हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठने से तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हम या तो इधर या तो उधर का लेके तो आगे चलना ही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है। अगला टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम। हमने इससे पहले बहुत सारे स्कीम देखा, नेशनल मतलब जैसे किसान सम्मान निधि, या हो गया व्यापारी लघु लघु व्यापारी जो वो वाला स्कीम हुआ, तो ये सब में और इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि मैं अभी इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूँ। ऐसे तो यह है कॉमन ही बात है पेंशन स्कीम जो हमने पहले पढ़ा, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है जो आपको क्वेश्चन गलत करवा सकता है, इसलिए मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि पीएफआरडीए है, उनके द्वारा परमिट किया गया ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनको भी इस पेंशन स्कीम के तरह अलाउ करने का। ठीक है। उनको भी अब बोला कि आप जैसे एनआरआई इसमें आ सकते हैं वैसे आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा यह पीएफआरडीए के द्वारा बोला गया। ठीक है। तो चलिए ये है कि अब नेशनल पेंशन सिस्टम, सबसे पहले बता दूं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया गया, तो इसे किसी और मिनिस्ट्री में जोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये ना ही कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ना ही लेबर मिनिस्ट्री है, ना ही कोई और है, क्योंकि ये नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनके लिए है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में किया जा रहा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में रेशियो डिवाइड होगा, और इसे लॉन्च किया गया था एक्चुअली में 2004 में, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए किया गया था। ठीक है। पर 2009 में क्या किया गया, ये सिर्फ ये पूरा ऑल सेक्शन कोई भी है उनके लिए, सबके लिए ये अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो स्कीम है ये अलाउ करता है सब्सक्राइबर को
कि वो कंटिन्यूसली रेगुलरली अपना पेंशन अकाउंट में, माने कि अपना पूरा जब वो जॉब में है अभी, तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पर अपना जॉब कर रहे हैं, तो वो रेगुलरली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहे। जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तब रिटायरमेंट के वक्त में वो अपना कुछ पैसा जो है ना वो विड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ अमाउंट जो रिमेनिंग जो बचेगा ना, उसको क्या करेंगे, वो चाहेंगे तो अपना वो एन्युटी बना के, तो अपना मतलब एक इनकम जो लेटर एक पार्ट में ना, एक पेंशन के तौर पे वो कुछ अमाउंट फिक्स कर लेंगे, वो धीरे धीरे करके वो लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका एक फंडा कि ये नेशनल पेंशन स्कीम किस तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, 3,000 रुपया पर मंथ मिलता था, और आपको 18 से 40 साल तक आपको ये रहता है एलिजिबिलिटी। उसके बाद 40 साल के बाद आप लोग नहीं ले सकते वो सारे पेंशन स्कीम को। बट यहाँ बोल रहा है कि 18 से 65 साल तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एनपीएस को। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। वहाँ 18 से 40 है, यहाँ 18 से 65 है, ठीक है। उसके अलावा एनआरआई को भी ज्वाइन किया जा सकता है, अब तो ओसीआई को भी दे दिया गया है। ये सब चीज यहाँ फीचर्स है। और इसका जो मेन जो कंट्रोल करता है, मैनेज किया जाता है, वो पीएफआरडीए के द्वारा, इसलिए उनके द्वारा ही यहाँ पे परमिशन भी दिया गया है। उसके अलावा बोल रहा है कि जो नॉन रेसिडेंट्स हैं और ओसीआई हैं, वो लोग भी अब एलिजिबल हैं, और वो भी 65 ईयर्स तक ही, जैसा कि नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एकदम इक्वल कर दिया गया है, और इसमें हमारे जितने भी ओसीआई और एनआरआई भाई बहन लोग हैं, वो लोग भी हमारे मेंबर्स इस एनपीएस स्कीम के तहत बन सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019। तो इसे हम ये यूनाइटेड नेशन वाले सेक्शन में हम लिखेंगे। मैंने आज यहाँ पे इस तरह का नहीं दिया, क्योंकि आज मिक्स टॉपिक्स होंगे सारे, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स है जो कि बड़े बड़े हैं, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैंने इसको उतना ज़्यादा इलाबोरेट करके नहीं दिया। बट हाँ, जब आपको मर्ज करके पीडीएफ जब दूंगा, तो उसमें सारा डिवाइडेड रहेगा। जैसे ये वाला जो है ना रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा है, तो ये यूनाइटेड नेशन वाले ही आपको सेक्शन में ये मिलेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो है ना, यूनिसेफ, इन्होंने एक रिलीज किया स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिसेफ है, और इसके ऊपर ना ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया है चिल्ड्रन से रिलेटेड, उनके फूड और उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो भी पिछले 20 साल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 20 साल का यूनिसेफ के द्वारा ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लाया गया है। और इसके साथ ही एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है ना, ये आते रहता है हर साल, तो ये पर रिलीज किया जाता है वेल्थ हंगर लाइफ, एक एनजीओ है उसके द्वारा, ना कि यूनिसेफ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेल्थ हंगर लाइफ, ये इनके द्वारा लाया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, और यूनिसेफ के द्वारा लाता है वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए यूनिसेफ और यहाँ पे वेल्थ हंगर है, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंसेस है। हो सकता है आपको उल्टा क्रॉस करके आपको वाइस वर्सा करके दे देगा, और बोलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट इस जगह में गलत हो जाएगा अगर इंटरचेंज करके दे देता है, ठीक है। तो इस जो रिपोर्ट था ना, ये ग्लोबल चिल्ड्रन रिपोर्ट, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स किया यूनिसेफ ने, जो हमें बताना पड़ेगा, मतलब हमें जानना जरूरी है। तो देखा गया कि मैल न्यूट्रिशन है ना, वो पाया गया कि एटलीस्ट 1 in 3 चिल्ड्रन अंडर 5, जो भी 5 साल से कम वाले हैं ना, उसमें 3 में से 1 चिल्ड्रन में तो अंडर नॉरिश्ड है या ओवरवेट है। तो ये काफी दुख भरी बात है। उसके अलावा ये भी पाया गया कि 1 in 2 चिल्ड्रन सफर फ्रॉम हिडन हंगर, मतलब अंदर ही अंदर, मतलब हिडन हंगर क्या हुआ कि आप खा रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, बट आपको वो सारे न्यूट्रिशियस चीज नहीं मिल रहा है, बस आप खा ले रहे हैं। जैसे आप सिर्फ राइस ही दिन रात मिले जा रहा है, उसके साथ ना वेजिटेबल है ना उसके बाद दाल है। जो बीपीएल लोग में, बीपीएल कैटेगरी से भी जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत ज्यादा फेस होता है। तो ये पाया गया कि 1 in 2 चिल्ड्रन को ये सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन भी पाया गया है। बर्डन जो है वो ट्रिपल हो चुका है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे। और उसके ऊपर ये थ्रेटन भी है एक तरह से सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और यंग पीपल, इकोनॉमिक्स और नेशंस के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सब, तो अगर आपको बच्चे ही जब मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं और वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट कैसे होगा चिल्ड्रन का। उसके बाद यंग पीपल कैसे वो अच्छे लेवल पे आ पाएंगे, मतलब जो क्वालिटी ऑफ यंग पीपल वो बड़े होंगे, तब तो क्वालिटी उनका अच्छा आएगा। उसकी वजह से इकोनॉमिक्स भी ग्रोथ नहीं होगा, और नेशन पे तो इफेक्ट होना ही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन हुआ ना, ये इज ड्रिवन बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन डाइट। सबसे मेन जो है ये ट्रिपल, मतलब ये जो मेल न्यूट्रिशन का बर्डन है वो ट्रिपल हो चुका है अब। और ये सबसे बड़ा रीजन है ये डाइट, जो उनको सही नहीं मिलता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि सही डाइट नहीं मिलता है। हमेशा वो लोग मैक्सिमम तो राइस और इस पे ही डिपेंड रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा तक लेते हैं, और बाकी चीज तो उनको मिलता ही नहीं है, जिनकी वजह से उनका डाइट खत्म, डाइट सही से होता नहीं, और मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार होते हैं, ठीक है। तो इसी जो यूनिसेफ का जो रिपोर्ट था, इसमें इंडिया के ऊपर जो स्पेसिफिक जो दिया हुआ है, हम उसको भी थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है।
इसे मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, इंडियन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स को, बट फिर अभी थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। तो बोला है कि 35% जो इंडियन चिल्ड्रन है ना वो सफर कर रहे हैं स्टंटिंग से। मैंने स्टंटिंग आपको अच्छे से डायग्राम भी देके बताया था क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप प्लीज वो सारे वीडियोस को भी एक बार देख लें, कि वो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि जो 35% चिल्ड्रन है वो सफर कर रहे हैं स्टंटिंग से, 17% वेस्टिंग से, और 33% अंडरवेट से, और 2% ओवरवेट से। तो सोच रहे हैं इतने सारे बच्चे सिर्फ मेल न्यूट्रिशन, ये सारे जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट और ओवरवेट, ये सारे सिम्टम्स है जो कि दिखाते हैं मेल न्यूट्रिशन का, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि एवरी सेकेंड वुमन जो कंट्री में है ना वो एनामिक है। मतलब एनामिक मतलब हुआ कि उनका ब्लड में ना हेमोग्लोबिन की कमी हो, ठीक है, आयरन ज्यादा नहीं है, फॉलिक एसिड का ठीक से नहीं वो लोग ले पाते हैं, तो इसकी वजह से एनामिक हो गया है वो, ठीक है, एनीमिया का जिसको बोलते हैं शिकार। तो वो टोटल 40.5% जो चिल्ड्रन है ना वो पूरे वर्ल्ड में वो अफेक्ट होता है, मतलब वर्ल्ड बोलते हैं, ये तो इंडिया का बात कर रहे हैं। तो 40% बच्चे ना सिर्फ इसका शिकार होते हैं क्योंकि उनके माँ जो है वो एनेमिक है, मतलब उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है। उसके ऊपर से ये भी है कि इंडिया फेयर्स द वर्स्ट, मतलब 54% जो कि प्रेवलेंस ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 है, मतलब अंडर 5 वाले बच्चे 54% है जो कि स्टंटेड, वेस्टेड और ओवरवेट है, ठीक है। इंडिया के पास तो 54% बच्चे हैं जो ये हाल है। अफगानिस्तान इसके बाद आते हैं जिनका 49% है, बांग्लादेश उसके बाद है 46%, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव जिसके माने हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में ज्यादा अच्छे हैं हमारे से, जो कि सिर्फ 28% है श्रीलंका में और 32% है मालदीव्स में। और हाल ही में आपने सुना होगा कि श्रीलंका जो मिजल्स है वो बीमारी से भी अपने आप को मुक्त कर ली है। तो और भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए 28% ही वहाँ पे माल न्यूट्रिशन हमारे से मतलब आधा एकदम है, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा हमें कुछ कुछ सीखना भी होगा हमारे पड़ोसी देश से कि वो किस तरह से अपने अपने आप को मोटिवेट करना होगा, सही बारे में बोलो तो। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लगभग 8 लाख से ज्यादा डेथ हो रहे हैं 2018 में, सिर्फ ये मेल न्यूट्रिशन और ये जो वेस्टिंग और ये सब वजह से जो नहीं खाना मिल गया है, तो ये डाइट सही नहीं करने की वजह से बच्चे का डेथ हुआ लगभग 8 लाख 2018 में, ठीक है। इसके अलावा नाइजीरिया, पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि ये भी एक अफ्रीकन कंट्री से नाइजीरिया की तरह, तो यहाँ पे देखिए 8.6 लाख मरे हैं, यहाँ पे 4 लाख मरे हैं, यहाँ पे 2.96 लाख मरे हैं डेमोक्रेटिक कॉन्गो में, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी देख लीजिए लगभग 4 लाख बच्चे मरे हैं। तो उनका डेटा के ऊपर तो हम लोग प्लस नहीं कर सकते क्योंकि उनका किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है। बट ये दूसरे हैं नाइजीरिया और कॉन्गो, और हमारा देश खुद तो यहाँ 8 लाख के लगभग में है, तो ये काफी बड़ा बात है। तो इसके ऊपर भी इसलिए ये सब चीज रिपोर्ट आ रहे हैं जिसके मदद से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मेल न्यूट्रिशन वगैरह ये सबसे और अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आए, ताकि हम अपने वो जो फ्यूचर बच्चे हैं, फ्यूचर के जो हमारे होने वाले जो यूथ है, उसके लिए हम कुछ अच्छा स्टेप्स ले सके, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है जो मेन रीजन होता है वो कहाँ से आता है, सीजनल फूड। इंडिया में जो पाया गया है ना, वो जो सीजनल फूड होते हैं ना, जो आम, जैसे आम हुआ, सीजनल फूड होते हैं। आम की वजह से आपने सुना था कि बिहार में कितने सारे बच्चों को कितना सारा बीमारी हो गया जो उससे डायरेक्टली आ रहा था ना, तो आम की वजह ही सबसे बड़ा रीजन था। तो उस सॉरी आम नहीं, लीची था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लीची था वो, लीची लीची क्या सीजनल फूड है एक तरह से। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो किसी मतलब आपको कुछ प्रोसेस करके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके उसको कुछ इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं ताकि उसका लाइफ, जो उसका लाइफ है वो बढ़ा दे। एक सप्ताह का चीज है वो, एक महीना तक वो फूड जिंदा रहे बोल के, इसलिए क्या होता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, और वो उसके वजह से क्या होता है, प्रोसेस फूड में बहुत आजकल के बच्चे जो है वो बहुत लेने लगे, जिसके वजह से उनमें और ज्यादा बीमारी आने लगी है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जो है वो एक अनहेल्दी फूड स्नैकिंग एनवायरनमेंट की तरफ भी पूरा बढ़ रहा है, स्पेशली उसका अर्बन इंडिया, जो कि अर्बन सिटीज है ना, वो वहाँ के जो भी बच्चे हैं ना वो ज्यादा तौर पे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया कि ओवर द डिकेज ऐसा है कि इनकम तो ग्रो हो रहा है, बट प्रोटीन बेस्ड कैलोरीज जो है ना वो अभी भी रिमेन लो ही है, ठीक है। इसके वजह से मतलब इनकम सबका ग्रोथ हो रहा है, पर प्रोटीन लेने वाला फूड अभी भी वो लोग उसी लेवल का ले रहे हैं, तो क्या फायदा इनकम इतना ग्रोथ करके, ठीक है। तो हमारे भारत के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया है, जिसको पूरे वर्ल्ड में जो अप्रिशिएशन भी मिला है, वो जैसे है पोषण अभियान, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। पोषण माह सितंबर मंथ को कहते हैं, जो पिछला मंथ हमने जो डिस्कस किया। उसके अलावा
जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, ये भी एनेमिक प्रेवलेंस से रिलेटेड कैसे करके लड़ा जाएगा उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 6x6 स्ट्रैटेजी, जो कि क्या करेगा, मतलब 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स को करेगा, 6 इंटरवेंशन करेगा, 6 इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म से वो किस तरह से एनीमिया का टेस्टिंग और ट्रीटमेंट किया जा सकेगा, इसके ऊपर है। तो ये सब कुछ मैं सारा नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ लगे, जो भी स्टेप्स लिया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये आपको मेल न्यूट्रिशन वगैरह से फाइट करने के लिए, तो और इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी आपको अप्रिशिएशन भी मिला है, तो इसलिए इसको मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं कुछ अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो कि है अब उतने बड़े बड़े नहीं होंगे क्योंकि इनके ऊपर हमें डीप एनालिसिस नहीं करना है, बट ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे वो कन्याश्री स्कीम, ये कन्याश्री स्कीम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 में एक अपना यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। ये लास्ट ईयर गलत लिख दिया मैं, यहाँ पे 2017 है, ठीक है। तो 2017 में किस स्टेट को, तो वेस्ट बंगाल को, देखिए तो वेस्ट बंगाल को इस कन्याश्री स्कीम से रिलेटेड अवार्ड मिला। तो क्या है ये स्कीम, तो इस स्कीम से रिलेटेड मतलब क्या करते हैं, ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है ये, जो कि गर्ल चाइल्ड जितने भी होते हैं ना, उनको स्कूल में जाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी फैमिली को बोलने के लिए आपको खर्च नहीं उठाना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा से पैसा दिया जाएगा, आप खाली उसको भेजिए, ठीक है। और 18 साल तक के लड़कियों के लिए ये स्कीम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 18 साल। तो 18 साल तक की बच्चियों के लिए ये दिया जाता है ताकि वो स्कूल जाने के लिए उनको फिर प्रेशर, मतलब ऐसा ना हो घर वाले को टेंशन हो कि नहीं लड़कियां हैं क्यों भेजेंगे स्कूल, उतना पैसे कहाँ है, पैसे के लिए ना मेनली वो लोग नहीं भेजते, तो अब पैसे भी मिलेंगे अगर वो स्कूल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब बहुत मतलब गर्ल्स एजुकेशन जो है ना, उनका रेट बहुत ज्यादा हाई देखा गया वेस्ट बंगाल में, तो ये सबको देखते हुए यूनाइटेड नेशन के द्वारा उनको पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया 2017 में, ठीक है। बट अभी ये न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि ये वेस्ट बंगाल ने कन्याश्री यूनिवर्सिटी लाने का सोचा, कहा, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, नादिया एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, और कन्याश्री कॉलेज पूरे मतलब यूनिवर्सिटी तो ये रहेगा कन्याश्री जो नादिया में है, और यूनिवर्सिटी के द्वारा अंदर में बहुत सारे कॉलेज होंगे जो कि पूरे स्टेट में बनाया जाएगा, जो कि सिर्फ गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए होगा, ताकि इसी पे बेसिस होगा कि अभी तक स्कूल के लिए था, अब क्या कॉलेजेस भी वो बच्चियां जा सकेंगे, और वो बिना मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा पूरा कैश की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा, ताकि उनके घर वाले उनको ना रोके कि कॉलेज में ना जाओ, ठीक है। अगला टॉपिक है कन्या सुमंगला योजना, ये वेस्ट बंगाल, तो उसी का एक स्टेट छोड़ के, बिहार छोड़ के, उत्तर प्रदेश की ये कहानी है कि कन्या सुमंगला योजना जो है ना, वो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया, सेम गर्ल चाइल्ड के लिए। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी कैश इंटेंसिव दिया जा रहा है। ये क्या करेगा, 15,000 रुपया एक फैमिली को देगा जब गर्ल चाइल्ड जन्म लेते हैं। अगर गर्ल चाइल्ड जन्म लिए और उनका डेटा वो अगर गवर्नमेंट में उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रिकॉर्ड करवाते हैं तो उनको 15,000 मिलेगा। तो इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा फीमेल फेटिसाइड्स हो रहा था, बच्चे जो भी जन्म लेते ही बच्चियां होती थी तो उनको वो बेरहम लोग मार देते थे। तो ऐसे के लिए क्या करते थे कि उत्तर प्रदेश ने ये स्कीम लाया, ताकि क्या होगा, जो भी गर्ल चाइल्ड जन्म लेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे, बोलेंगे 15,000 तो मिल रहा है, मतलब जो भी इनिशियल जो खर्च होता है वो तो निकाल पाएंगे बेचारे, तो बच्चों का जो इनिशियल खर्च होता है वो सब निकालने के लिए ही जब है उनके पास, तो क्या प्रॉब्लम, तो बस 15,000 रुपया भी मिल रहे हैं, और इसे मतलब और एक तरह से बूस्ट कर रहे हैं कि आप ये जो फीमेल फेटिसाइड है इसको रोक सकें, ठीक है। इसके अलावा ये पेरेंट्स को भी क्या बोलेगा कि देखा जाएगा कि किस तरह से वो प्रॉपर केयर करते हैं गर्ल चाइल्ड का, और हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ये सब कैसे वो कर रहे हैं, ये सब चीज वहां पर फैमिली का भी ये ध्यान दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। अगला टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इससे रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया था कि छत्तीसगढ़ पहला स्टेट हुआ है जो इस डीएमएफ का जो फंडिंग है इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया है अपने एरिया के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये सेंट्रल का नहीं है, ये हर स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से एक तरह से वो अपना अर्जेंट सिचुएशन जो होता है ना, मिनरलिंग जितना भी वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो हर स्टेट अपना बनाते हैं। तो वो छत्तीसगढ़ ने पहला वो टॉपिक में तो देख ही लिया कि वो अपने कुछ अमेंडमेंट अपने ये एक्ट से रिलेटेड किए हैं। पर यहाँ पे राजस्थान का केस है। राजस्थान क्या किया, एक नीमोकोनिसिस बोल के एक बीमारी है, उनसे रिलेटेड एक फंड लाने का सोचा है, इसे डीएमएफ मनी के तौर पे। डीएमएफ के अंदर जितना भी इस फंड के तहत पैसे है ना, उस पैसे से रिलेटेड एक उसमें एक क्लॉज ला दिए, उसके सब सेक्शन ला दिए कि नीमोकोनियोसिस, सॉरी ये बहुत ही ऐसा टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म, जो थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, तो 2-3 बार बोलेंगे तो आसानी से आप फिर बोल पाएंगे। तो इसको बोलते हैं नीमोकोनिसिस, पी यहाँ पे साइलेंट है। तो नीमोकोनिसिस जो फंड यहाँ पे लाने का सोचा गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पे बोल रहा है कि ये फंड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो कि ये जो डिजीज होता है ना, जो भी प्रिवलेंट होता है माइनिंग स्टेट में, तो उससे फाइट करने में ये फंड सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है।
ये न्यूमोकोनोसिस जो है ना स्पेशली क्या है, एक लंग डिजीज है, ठीक है। और वो किस कैसे होता है, तो ये जो माइनिंग कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्कर्स होते हैं ना, तो उनको क्या होता है स्पेशली सॉइल और सिलिका या कोल्ड डस्ट होता है ना, वो ज्यादातर वो इनहेल करते रहते हैं, तो वो क्या करता है लंग्स में जाके वो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स का डिजीज पैदा करते हैं। तो उसमें ये भी एक डिजीज है न्यूमोकोनोसिस जो बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है राजस्थान में, तो इसलिए उससे रिलेटेड एक फंड लाया गया जिससे मजदूरों को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड विजन रिपोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एवर वर्ल्ड विजन रिपोर्ट लाया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा फर्स्ट एवर लाया गया, तो काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, वो देखा गया लगभग 2.2 बिलियन पीपल वो सफर कर रहे हैं विजन इंपेयरमेंट में, मतलब उनके आंख की रोशनी जा चुकी है लगभग, या तो पार्शियली या तो पूरी तरह से, ठीक है। इसलिए ये रिपोर्ट वार्न कर रहा है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे एज हो रहा है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन का, वो धीरे धीरे विजन लेस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ध्यान दिया गया है इस रिपोर्ट के तहत। उसके अलावा जो प्रेस बायोपिया है ना, जिसमें लोगों को क्या होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है, उसका पॉपुलेशन भी लगभग 1.8 बिलियन हो चुका है। हमारा पॉपुलेशन कितना है हमारे देश का 1.3 बिलियन, और यहाँ देखिए 1.8 बिलियन पीपल तो सिर्फ प्रेस बायोपिया का शिकार है। तो ये इंडिया का बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ा बात है। उसके अलावा मायोपिया जो है ना, जिसमें आपको दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं देखेगा, वो भी क्या है लगभग 2.6 बिलियन। तो इसके लिए ग्लासेस आते हैं, चलिए ठीक है ग्लासेस तो आते हैं, बट इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है ये विजन का प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कैटरेक्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है 65.2 बिलियन। उसके अलावा एज रिलेटेड जो भी एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तो आंखों की रोशनी जाने लगती है ना, तो वो भी लगभग 10 मिलियन के लोग हैं, बट सबका नहीं जाता है। कभी कभी आप देखोगे 70-75 साल के लोग भी जो है, स्पेशली डिफेंस पर्सन लोग को आप देखोगे कि उन लोग का रोशनी नहीं गया 70-75 के वक्त उम्र में भी, तो पर लेकिन मैक्सिमम लोग में तो पाया जा रहा है ना। ये बस क्यों, क्योंकि खाना पीना और रहन सहन अब आजकल का हमारा ऐसा हो गया है, ये ओबेसिटी और ये आपको कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से इस यह हाल कर दिया है कि इतने सारे बॉडी में प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ना जैसे फिट इंडिया मूवमेंट ये सब टाइप का चीज लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम इस तरह का कुछ करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकें। उसके अलावा ट्रैकोमा बोल के भी एक होता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आई का, वो भी एक बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है हमारे देश में। इसके अलावा बहुत सारा कंट्री तो अभी इसे एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं, हमारा देश भी उसमें है कि ट्रैकोमा जो है ना इसको किस तरह से एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। अगला टॉपिक है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स क्या है कि एंथ्रेक्स वो बीमारी है जिससे अभी ना जो आसाम का जो पवित्र सेंचुरी है ना, वहां पे अब काफी लोग डर गए हैं। क्यों? क्योंकि दो बफेलो जो है ना एशियन वाटर मतलब एशियाटिक वाटर बफेलो, वो अभी हाल ही में मरे हैं इसी बीमारी की वजह से। तो काफी लोग वहां के आसपास के हैं वो डर गए हैं कि अब जानवर भी बहुत सारे मरेंगे या लोग भी मर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आया था, एंथ्रेक्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, किससे होता है ये बेसिलियस एंथ्रेक्सिस आपको बैक्टीरिया का नाम है, जिससे ये फैलता है, ठीक है। और ये कहाँ पर रहता है, ये सॉइल में प्रेजेंट रहता है, सॉइल में ही ये प्रेजेंट रहता है ये बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, अफेक्ट करता है एनिमल को, जैसे कैटल हुआ या शिप हुआ या बकरी हुआ, इनको ये अफेक्ट करता है। लोगों को भी मतलब इंसानों को भी ये अफेक्ट करता है, बट उतना नहीं जितना ये जानवरों को करता है, ठीक है। और ये भी बात बोला जा रहा है कि पीपल जो है ना उनको एंथ्रेक्स अफेक्ट कर सकता है, कैसे, इन्फेक्टेड एनिमल से, वुल से, मीट से, या किसी भी चीज से, मतलब जैसे ये सब है ना इन्फेक्टेड एनिमल से उनको ये बैक्टीरिया उनके बॉडी में भी आ सकता है। बट ये बोल रहा है कि डज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड एनिमल टू वन इन्फेक्टेड एनिमल और पर्सन टू अनदर, ठीक है। मैंने पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि आपको इस तरह का चीज बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है। बस ये पोर्स है ना, पोर्स जो भी होता है, आप अगर जी गीले कपड़े हैं या इस तरह का चीज जो आपका बॉडी से बॉडी कांटेक्ट अगर इस तरह का हो जाता है, तब वो ट्रांसपोर्टिंग करता है, जैसे क्लॉथिंग वगैरह का ये साइड टू साइड अगर चेंज हुआ, मतलब पोर्स के ऊपर अगर यदि अपने क्रॉसिंग अगर होता है ना, जैसे पसीना वगैरह ये सब का, तब जाके ये फैल सकता है, ठीक है। पर अगर आपको प्रॉपर अगर अपने आप को कवर करके रखें अच्छी तरीके से और कांटेक्ट में पूरी तरह से नहीं आ रहे पोर्स का लेन देन में, तब ये ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो असम ये कहा असम के पवित्र सेंचुरी, जो कि उसमें वहां पे 2 बफेलो मर गए। और ये बता दो एशियाटिक ये जो वाटर बफेलो है, ये वाइल्ड बफेलो जो है, ये कहाँ का स्टेट मैंने किस स्टेट का आपको स्टेट एनिमल है, तो छत्तीसगढ़ का, जो कि हम रिसेंटली पढ़े थे, ठीक है। अगला टॉपिक है एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर। तो एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर है, तो ये क्या हुआ कि जो एमएसडी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी, उन्होंने इसे हाल ही लॉन्च किया एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर को, वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करने का बात बोला, ठीक है।
ये एक तरह से क्या है, जैसे आपने स्टार्टअप इंडिया देखा था, उसमें क्या होता था कि स्टार्टअप इंडिया तो एक मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्टार्टअप है कंपनी, ठीक है, तो वो सारे स्टार्टअप है ना, उनको फंडिंग चाहिए या उनको बहुत सारे चीज सपोर्ट चाहिए, बहुत तरह का सपोर्ट या बोलिए फंडिंग के बोलिए या टेक्नोलॉजी के बोलिए, तो क्या होगा हर डिस्ट्रिक्ट में ना मान लीजिए कि 100 स्टार्टअप्स है, तो उसमें लगभग 3 या 4 इंक्यूबेटर्स भी होते हैं। 3 या 4 इंक्यूबेटर्स होंगे, उनका काम होगा कि जितने भी स्टार्टअप है उनको अच्छे तरह से गाइड करना, और वो इंक्यूबेटर्स है ना, उनका फंडिंग आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इंक्यूबेटर्स के ही मतलब अप्रूवल के बाद ये स्टार्टअप्स है ना, इनको बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, ठीक है। तो उसीलिए मैं बोल रहा है कि दे शैल बी रन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इन द पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब की मदद से ये एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर है ना, इसको अच्छे से रन किया जा सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड हमने पढ़ा, क्योंकि हमारा रैंक बहुत ही अच्छा आ गया, तो हमारा रैंक तो अच्छा है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो मैं वो बिल्कुल अभी लिखा ही नहीं है इस वाले टॉपिक में कहीं भी, क्योंकि वो आप लोग को बहुत ही कॉमन बात है और उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड पहले भी आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में जब बता रहा था तो मैं डिस्कस किया हूँ। बट अभी मैं उसके रिलेटेड कुछ नहीं करूंगा, उसके आगे उल्टा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसी चीज डिस्कस करूंगा जो हमने पहले ज्यादातर ध्यान नहीं दिया था, और जो चांसेस है बहुत पूछने का। क्यों? क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हम बहुत अच्छा रैंक कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो चलिए देखते क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ने जैसा कि हाल ही में इसे रिलीज किया, तो इसमें देखा गया कि 10 टॉप इम्प्रूवर जो है ना, कितने कंट्री जो इम्प्रूव किए हैं अपना रैंकिंग बहुत ही अच्छे से, तो देखिए कौन कौन है। सऊदी अरबिया, तो ये तो मानना जाता है सऊदी कंट्री भी है जो बहुत डेवलप है। उसके अलावा जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, और ये पाकिस्तान का भी रैंक बहुत ही अच्छा होने वाला, मतलब इम्प्रूवर्स में पाकिस्तान का नाम है। कुवैत है, चाइना है, हम तो हैं ही यहाँ पे, और नाइजीरिया भी है। तो पाकिस्तान और नाइजीरिया है, जबकि इतने पॉपुलेटेड हमारे जैसे हैं, वो भी उनका अभी अच्छा ये ईज ऑफ बिजनेस में वो अच्छा रैंक लाए हैं, इसलिए ये पाकिस्तान जैसा वादा दे देगा कि पाकिस्तान नहीं है, तो उस जगह में आप गलत बैठेंगे, पर पाकिस्तान ने डेवलप किया है, ठीक है। और इंडिया के पास अभी भी वो मतलब जो लैग कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट जो किया हमने, टोटल क्या रैंक आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बट ये टोटल रैंक हमें मिला है जो बहुत अच्छा मिला है, ये मैं आपको पहले बता दिया। बट जो जहां जहां हम लोग नहीं अभी भी मतलब क्या एक हर सेक्टर लिया गया है, हर सेक्टर में आपको पॉइंट्स दिया गया है, टोटल पॉइंट मिला के जो आया वो आपको फाइनल रैंक दिया गया है। बट कुछ कुछ सेक्टर में हम लोग खराब भी किए हैं, तो वो सेक्टर क्या क्या है, जैसे वो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड में हम लोग को सिर्फ हम लोग को 163 रैंक मिला है। उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम लोग को 154 रैंक दिया, कि इतना टाइम हम लोग लगाते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, और इतना सारा हम लोग बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कि इसलिए 154 रैंक है। इसके अलावा अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लगभग 58 डेज लगता है, और लगभग कॉस्ट ऑफ जो एवरेज लगता है ना, जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में, वो लगभग 8% है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी अगर 1 लाख का है, तो आप 8,000 सिर्फ दे रहे हैं, उसका रिलेटेड क्या कि आप ये भी दे रहे हैं कि आप उस मतलब एक टैक्स के तौर पे दे रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करने का। तो ये हो गया एक तरह का इसका ड्रॉबैक, जो कि इतना सारा ड्रॉबैक से पर हम लोग को फिर भी अच्छा रैंक मिला है, क्योंकि बहुत सारे जगह में हमने अच्छा भी काम किया है, ठीक है। इसके अलावा लगभग 1445 दिन लगा है एक कंपनी को अपना कमर्शियल डिस्प्यूट सॉल्व कराने में, मैक्सिमम एवरेज है, ठीक है। 1445 दिन, सोचिए 365 में एक दिन एक साल होता है, तो लगभग 3 साल के लगभग में लगता है एक मतलब फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोर्ट और ये सब चीज क्लियर करने में इतना टाइम लग जाता है। तो काफी मतलब ये एक तरह से ये सब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम इतना अच्छा रैंक भी कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह में हम इतने पीछे क्यों हैं। तो ये सब चीज पे भी अगर ध्यान दें तो हम लोग जल्द ही टॉप 10 में भी आ जाएंगे, जैसा हमारे गवर्नमेंट का सपना भी है, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल, जो कि सम फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत ये लाया गया, जिसे लॉन्च किया गया था 2017 में। और ये जो लाया गया है, तो ये एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म जो कि ब्रिंग्स करेगा, लाएगा 15 पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को कलेक्टिवली काम करने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म कर सके पूरी के पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इससे रिलेटेड है, इसलिए मोबिलिटी रिपोर्ट आया है, ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो भी इश्यूज है ना, उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके, और हम लोग एसडीजी के गोल्स को ध्यान देते हुए पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज ये सब मिलकर ये काम करेंगे। तो इसे पर लॉन्च किया गया था 2017 में, तो अभी 2019 में फिर से एक इसका एक रिपोर्ट वापस लाया गया है सम फॉर ऑल के इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। अगला टॉपिक है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, एनसीएमसी।
तो एनसीएमसी ने क्या किया, एक इफेक्टिव मतलब क्या क्या इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स ये लेके आया। मतलब रिलीफ कैसे करके लिया जा सके ना, अगर कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट या कुछ इस तरह का हुआ या बहुत ही ज्यादा क्राइसिस आ जाता है किसी चीज का, फ्लड जैसे की सिचुएशन या मतलब नेचुरल कोई भी कैलामिटीज, तब इस सिचुएशन में रिलीफ मेजर्स कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है जो अभी फिलहाल है राजीव गौबा जी, तो वो होते हैं चेयरमैन। ठीक है, उसके अलावा जो इसके अदर मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज के, मतलब अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फ्लड से रिलेटेड सिचुएशन है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी होंगे, या अर्थक्वेक आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी रेस्पेक्टिव कमिटीज के होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पैराक्वाट। तो पैराक्वाट क्या है, तो एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि वाइडली यूज किया जाता है हर्बिसाइड में। ठीक है, हर्बिसाइड क्या हुआ, जो कि आपको मतलब एग्रीकल्चर मतलब ये जो भी खेती बाड़ी होता है वहां पे हम छिड़कते हैं, ताकि क्या हो कि प्लांट किलर जो भी इंसेक्ट्स है ना उसको हम मार सके। ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। तो एक टॉक्सिक टाइप का हम लोग स्प्रे करते हैं। तो जैसे वो उसको प्राइमरी किसमें, वीड या ग्रास कंट्रोल करने में ये हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो पैराक्वाट है इसको लगभग 32 कंट्री में बैन किया गया है स्विट्जरलैंड के साथ। जबकि स्विट्जरलैंड क्या है, सिग्नेटा बोल के एक कंपनी है जो कि हर्बिसाइड ही प्रोड्यूस करता है, वो कंट्री प्रोड्यूस करता है, फिर भी हम लोग ये पैराक्वाट को बैन किए हुए हैं स्विट्जरलैंड में, मतलब हम लोग नहीं वो लोग बैन किए हुए हैं। ठीक है, सोचिए इतना यह हार्मफुल है। पैराक्वाट को ना लगभग 99 पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड मतलब के जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया है उसमें ये पैराक्वाट का भी नाम आता है, जो कि 99 ये पेस्टिसाइड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये बोल रहा है कि अभी तक एक भी एंटीडोट नहीं मिला है इसके हर्बिसाइड का। ठीक है, ये मेरे इस पैराक्वाट से रिलेटेड। और ये भी बोल रहा है कि ये क्या करता है, स्पेशली किडनी, लिवर और लंग प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। जहाँ पे किडनी का प्रॉब्लम्स तो फिर भी सॉल्व किया जा सकता है, बट जो लंग और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो डायरेक्ट मर जाते हैं। ठीक है, इतना डेंजरस है ये। तो इस पे इसलिए टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बोल देंगे कि पैराक्वाट वाज रिसेंटली इन न्यूज, आपको फिर 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इसका 94th रेजिंग डे यानी फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया था। तो ये जो एमएनएस है ना, ये ओनली ऑल वुमेन कॉप्स है जो कि आर्म्स फोर्सेस का पार्ट है। ठीक है, जिसे बनाया गया था फर्स्ट टाइम कब, मार्च 1888 में, काफी पुराना सोचिए। और इसका जो फर्स्ट बैच था ना वो 10 क्वालिफाइड ब्रिटिश नर्सेस थे, जो कि बॉम्बे में से बनाया गया था। ठीक है, अभी तो मुंबई ना है पर पहले तो बॉम्बे था ना। उसके अलावा 1893 यानी उसके 5 साल बाद इसको एक डेजिग्नेटेड इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस का दे दिया गया था डेजिग्नेशन। ठीक है, और 1902 में इसको क्वीन अलेक्जेंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोल के बुलाया था। मतलब कुछ कुछ जैसे हो रहा था, नाम चेंज हो रहा था, पर काम उनका लगभग सेम ही था। ठीक है, फिर 1926 में उनको एक परमानेंट नर्सिंग सर्विस जो कि इंडियन ट्रूप्स के लिए हो, ये डेजिग्नेट कर दिया गया। और किस नाम से, इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो अभी सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर 15 1943 में आईएमएनएस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको एक इंडियन आर्मी का पार्ट परमानेंटली बना दिया गया और उनको कमीशन ऑफिसर्स का रैंक भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये 43 में आजादी से पहले ही सारे चीज हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला टॉपिक है शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस 2019। तो ये प्राइज को रिसेंटली प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि ये सीएसआईआर के द्वारा मतलब ये अवार्ड के लिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है सीएसआईआर के द्वारा, बट सीएसआईआर का फुल क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा दिया जाता है, पर प्रेसिडेंट उनको अनाउंस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि द अवार्ड इज गिवन ईच ईयर, हर साल दिया जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेज में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग दिया हो उन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड जो नाम दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर, ये इनके नाम से क्यों दिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे सीएसआईआर का, और ये फर्स्ट चेयरमैन भी थे यूजीसी का, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसीलिए इन्हीं के नाम से एक साइंस के फील्ड में ये एक प्राइज दिया जाता है। ठीक है, और इसको किसी भी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, जो कि रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में हो, और ये 45 साल से कम होना चाहिए, 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये उनको ये नॉमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है,
अगला टॉपिक है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड में। देखिए बहुत सारे अवार्ड्स आपको अक्टूबर मंथ में मिल जाएंगे, पर मैंने सारे अवार्ड्स को नहीं लिया। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने लिया है, ठीक है। और ऐसा नहीं, आप मत समझिए कि मैं स्किप कर रहा हूँ तो ये बहुत ही आप कहीं आ गया, तो ऐसा चांसेस ही नहीं है। और जो भी चांसेस है मैं आपको कहीं ना कहीं अगर यहाँ नहीं भी दिया तो क्वेश्चन आंसर वाले में दे ही देता हूँ, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो ये जो अवार्ड है इसे क्या बोला गया है कि एक ये नया सिविलियन अवार्ड है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से दिया जाएगा, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर थे। इसके अलावा और पहले हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडियंस को दिया जाएगा, जो कि कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इसे जो अनाउंस किया जाएगा एनुअली किया जाएगा, और इसे दिया जाएगा नेशनल यूनिटी डे में, जो कि सरदार पटेल जी का बर्थडे है 31 अक्टूबर के दिन, उसी दिन, ठीक है। और ये अवार्ड जो सेलेक्ट किया जाएगा ना, तो एक कमेटी के द्वारा सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो कमेटी किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें कौन कौन होंगे? जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के हैं वो होंगे, उसके बाद सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट के हैं वो होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, और 3-4 एमिनेंट पर्सन भी होंगे इसमें, ठीक है। तो इन सब का कम्युनिटी बना के वो सोचेंगे कि किसको यूनिटी अवार्ड दिया जाए, ठीक है। इसमें मेडल होता है और साइटेशन मिलता है, मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का। पर इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कीवर्ड है ये, ठीक है। इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि 3 से ज्यादा अवार्ड हर साल ये दिया नहीं जाएगा, 3 जन को दिया जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और ये पोस्ट ह्यूमसली, मतलब जो मर जाते हैं उसके बाद नहीं दिया जाएगा, जैसा दूसरे अवार्ड जो देते हैं वो पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाएगा। बट अगर कुछ रेयर हो और हाईली डिजर्विंग केसेस हो ना, तब वैसे में आपको यूनिटी अवार्ड मरने के बाद भी दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि एकदम बैरिड नहीं है, चांसेस है, मैंने मैक्सिमम वो लोग पहले रखेंगे पोस्टह्यूमसली ना दे, ठीक है। अगला टॉपिक है आसियान यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आसियान हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है और यूएस भी है, तो इन दोनों अपने बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है। हम इसका बिल्कुल पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका पहला ये एक्सरसाइज हुआ है आसियान और यूएस के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ है? कि सताहिब नेवल बेस जो कि थाईलैंड में, वहां पे, और थाईलैंड आसियान कंट्री का पार्ट भी है, ठीक है। अगला टॉपिक है सेंटर 2019 इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि रशिया हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसमें हम तो हैं ही, हमारे साथ चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये भी ये जो एक्सरसाइज है इसका पार्ट है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं एक जगह होके, ठीक है। अगला टॉपिक है नॉन नोनी फेनॉल, ठीक है। नोनिल फेनॉल जो है ये न्यूज में क्यों बना था? क्योंकि ये हार्मफुल, ये जो है इसे पाया गया कि ये हार्मफुल केमिकल फाउंड है, मतलब फाउंड किया गया कि इसमें डिटर्जेंट जो कि सर्फ वगैरह है ना, जैसे सर्फ एक्सेल, टाइड, ये सब जो होता है जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, उसमें ये पाया गया है नोनी फेनॉल, ठीक है। और ये जो नोनी फेनॉल है ना, इसको बहुत सारे कंट्री में तो बैंड करके रखा गया है, पर हमारे कंट्री में फिलहाल अभी नहीं है। उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि ये एक्ट क्या करता है? हार्मोन डिसरप्टर का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोन है ना, तो बॉडी के ही हार्मोन है ना, उसको डिसरप्ट करने का काम करता है। और ये पॉसिबली क्या करता है? ह्यूमन को हेल्थ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हार्मोन्स को अगर डिसरप्ट किया तो ह्यूमन हेल्थ तो होगा ही ना इफेक्ट। उसके अलावा ये क्या करता है? ये एक्सपोज कैसे करता है? वाटर और सॉइल या फूड क्रॉप्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जाता है, और एक बर्निंग सेंसेशन लेके आता है, ठीक है। आपका बॉडी जलने लगेगा, कफ होगा, फिर लेबर्ड ब्रीथिंग होगा, सोर थ्रोट, मतलब गला एकदम खसखसा हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस कभी कभी लगेगा, स्किन इरिटेशन होगा, और बर्न भी लगने लगेगा, स्किन मतलब जलने भी लगेगा। तो ये सब चीज होता है नोनी फेनल जो है ना, इसका एक सिम्टम्स है अगर आपके बॉडी में जाता है तो, ठीक है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है बीआईएस, उन्होंने कहा कि ये नॉन फेनोलिक नहीं, फेनोलिक कंपाउंड जो भी है ना, उनका ड्रिंकिंग वाटर में लगभग 0.001 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बीआईएस ने स्टैंडर्ड रखा है। और सरफेस वाटर जो होता है ना, नॉर्मल सरफेस वाटर, उसमें 5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये दोनों बीआईएस के द्वारा स्टैंडर्ड दिया गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमारे कंट्री में अभी तक कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है नोनिल फेनॉल का, जो कि ना ही ड्रिंकिंग वाटर का ना ही सरफेस वाटर का, ये कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, सबसे पहला बात, ठीक है। ये हमारे कंट्री के अंदर, ये आप सोवियत यूनियन, जो कि रशिया पहले अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ सोवियत यूनियन कहलाता था, उनके द्वारा ये बनाया गया था, पर हम इसे मॉडिफाई किए। तो ये क्या है? एक कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ये शिप टाइप का रहेगा,
पर इसमें क्या है, ऐसा रनवे टाइप का रहेगा ताकि फाइटर प्लेन है ना वहां आके लैंड भी कर सके और टेक ऑफ भी कर सके, और सी जितने भी है ना नेवल फोर्सेस उनको यूज करते हैं ताकि वो एयरक्राफ्ट और जो शिप है इस दोनों का यूज करते हुए हम जो अपना समुद्री जगह है ना हम वहां से भी अपने सिक्योर कर सके अपने कंट्री को, ठीक है। तो ये जो है ना ये मॉडिफाई कराया गया हमारे द्वारा कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का, कब, 2013 में, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये जो ओरिजिनली जो बिल्ड हुआ था ये बाकू, जो कि कमीशन 1987 में हुआ था, ठीक है। ओरिजिनली इसको बाकू के नाम से बिल्ड किया गया था 1987 में सोवियत यूनियन के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा बाद में इसको क्या किया, रशियन नेवी जो कि एडमिरल गोरसोव उनके नाम से कमीशन किया गया। उसके बाद फिर डिकमीशन भी कर दिया गया 1996 में। तो अब हम उसको आपको मतलब मॉडिफाई करके हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ INS विक्रमादित्य, ठीक है। अगला टॉपिक है MPA-TGM मिसाइल, इसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये क्या है, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट है, मतलब आप फायर कर दीजिए, आपको एक जगह लोकेशन फिक्स करके उसके बाद भूल जाइए, वो अपने जाके ठीक ही निशाने पे लग जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये हमारे द्वारा इंडिजिनियसली है क्योंकि DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये इनकॉर्पोरेट इसमें किया गया है आर्ट ऑफ इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर, ठीक है। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर इसमें लाया गया और एडवांस एवियोनिक्स लेके इसमें यूज किया गया, ठीक है। तो ये हमारे द्वारा DRDO के द्वारा है, तो ऐसा मत समझ लीजिए कि रशिया इस तरह का कंट्री हमारे हमको सपोर्ट किया इस मामले में, ठीक है। अगला टॉपिक है AH-64 अपाची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो ये ना इसके ये किसके द्वारा बनाया गया है, बोइंग कंपनी है ना उनके द्वारा बनाया गया है ये हेलीकॉप्टर, जो कि हम अपने इंडियन एयरफोर्स में अब इंक्लूड कर लिए हैं। और ये जो बनाया गया है US मेड हेलीकॉप्टर, मतलब US के द्वारा है ये, क्योंकि बोइंग वहीं का कंपनी है। उसके अलावा ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर, मतलब इतना मतलब वर्ल्ड का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में इसे ला दिया गया है, तो काफी अच्छा बात है हमारे लिए। अगला टॉपिक है D-28 आइसबर्ग। हमें कुछ डीप एनालिसिस इसके बारे में नहीं करना है, बट हमको पता रहना चाहिए कि किस जगह से है। D-28 आइसबर्ग दे देगा, बोलेगा ये आइसलैंड से रिलेटेड है, नहीं ऐसा ही नहीं है। ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये आइसबर्ग है, जो कि कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, जो कि ब्रोक ऑफ हो गया, मतलब टूट गया है, ठीक है। आइसबर्ग होता है ना एक जगह पूरा ऐसे करके एरिया, मान लो अंटार्कटिका है, अचानक इतना एरिया जो है आइसबर्ग है वो टूट के नीचे पानी में धंस रहा है, ठीक है। और ये लगभग 315 बिलियन टन ऑफ आइस कैरी कर रहा है जो कि टूट चुका है। तो काफी मतलब सोचने वाली बात है कि अंटार्कटिका में इस तरह का चीज हो रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है, तो ये D-20 आइसबर्ग कहाँ से, अंटार्कटिका से, ध्यान दीजिएगा। आर्कटिक या आपको आइसलैंड में भी अभी रिसेंटली हमने एक पढ़ा था क्रेटर के बारे में, तो ये सब कुछ दे सकता है क्योंकि आप कुछ जो चीज पढ़े हुए हैं ना पिछले 1 साल में वही सब सारे ऑप्शंस में रहेंगे आपके चारों में, तो आपको ध्यान देना है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला है प्रकाश पोर्टल। तो प्रकाश पोर्टल का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता दूं, तो पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल से रिलेटेड ये बात है, मतलब कोयला से रिलेटेड है, मतलब कोल से रिलेटेड है ये, कि कैसे अवेलेबिलिटी और उसका सप्लाई है ना कैसे हम एक तरह से सिंक वे में चला सकें। तो ये लॉन्च किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके कोल का सप्लाई पावर प्लांट तक, ठीक है। क्योंकि अभी देखा गया है कि पावर प्लांट में कोल का सप्लाई हो ही नहीं रहा है टाइमली, तो ये सब वजह से ये प्रकाश पोर्टल लाया गया ताकि एक तरह से मॉनिटर भी किया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो कौन कौन पार्टिसिपेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो होंगी क्योंकि कोल है, कोल से रिलेटेड है, मतलब ऊर्जा बनाने से रिलेटेड है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो होंगी क्योंकि कोयला का ट्रांसफर है। कोल इंडिया भी है इसमें रिलेटेड, जो कि एक MNC है, गवर्नमेंट PSU है। रेलवेज भी है क्योंकि रेलवे के द्वारा ही सपोर्ट किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, और पावर यूटिलिटीज कंपनीज भी है इसमें, ठीक है। पर इसका जो पोर्टल है वो NTPC के द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सारे मिनिस्ट्रीज तो इन्वॉल्व है, उसके ऊपर NTPC के द्वारा पोर्टल ये बनाया जा रहा है, प्रकाश पोर्टल, ठीक है। अगला टॉपिक है होमेज टू महात्मा यंग स्टूडेंट क्रिएट 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो होमेज टू महात्मा एक आपको मतलब एक तरह से टॉपिक लिया गया क्योंकि 150 ईयर्स हम महात्मा जी का सेलिब्रेट किए, गांधी जी का। तो यंग स्टूडेंट्स ने 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, किस फेज में चलिए जानते हैं। तो ये दिल्ली और NCR एरिया में इन्होंने ये बनाया है स्टूडेंट्स लोग ने। तो क्या है, तो पहला जो है गिनीज रिकॉर्ड वो क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेसन्स टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट वन प्लेस। एक ही जगह में एनवायरमेंटल से रिलेटेड सस्टेनेबल एनवायरमेंट से रिलेटेड क्लासेस कराया गया लगभग 5000 स्टूडेंट का। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा दूसरा जो रिकॉर्ड बना कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली एंड लाइटिंग ऑफ सोलर लैंप लगाया, और वो भी एकदम बहुत ही लार्जेस्ट असेंबल होके
तो इसका भी एक नया रिकॉर्ड बना लगभग 5000 के लगभग में। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि हम लोग गांधी जी से रिलेटेड ये टॉपिक उठाया, गांधी जी को होमेज से रिलेटेड हो। होमेज मतलब क्या हुआ, एक तरह से उनको बहुत ही एक ऑनर के रूप में उनको ऑनर करते हुए स्टूडेंट्स लोग ने ये क्लासेस लिया, फिर सोलर लैंप्स लगाया, सोलर से रिलेटेड मतलब कोई बिजली बिना यूज किए। इस तरह क्या होता है, वर्ल्ड में आप अवेयरनेस का एक तरह से काम किया। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। ये फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है ना, ये कहाँ पे आया, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका क्या काम होगा कि ये सेग्रीगेट करेगा, प्रोसेस करेगा, डिस्पोजल करेगा वेस्ट जो भी हाउस होल्ड से या कमर्शियल यूनिट से जो भी ई वेस्ट आएगा ना, उसको ये सब सेग्रीगेट और प्रोसेस करने का काम करेगा। तो पहला कहाँ पे आया, मध्य भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, एमओई साइन किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सीपीसीबी है और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ताकि इसको ये जो ई वेस्ट क्लिनिक है ना, इसको अच्छे से बनाया जा सके। तो सेंट्रल का भी और स्टेट का दोनों मदद से हो रहा है। ठीक है, ये जो काम करेगा ये किसके कहाँ से इसको पावर मिल रहा है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसके अंदर से इसको पावर मिल रहा है कि इस तरह का ये क्लिनिक बना सके। ठीक है, अगला टॉपिक है जो कि आज का आखिरी टॉपिक है, एम्परर पेंगुइन्स। ये एम्परर पेंगुइन्स अंटार्कटिका से रिलेटेड है, जो कि वहाँ का बहुत ही आइकॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, तो अंटार्कटिका से रिलेटेड हमें न्यूज में रखा है, बहुत सारे आया है, तो हमें याद रखना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये बन जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इट इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटन, मतलब लगभग थ्रेटन का ये ग्रुप में इसको लिस्ट कर दिया गया है आईयूसीएन की तरह से, इसलिए ये ज्यादा न्यूज में आ गया। पेंगुइन्स तो होता है ना, देखो होंगे पिंगू वाला कार्टून, तो वही एम्परर पेंगुइन्स बोल के वहां पे प्रजाति है, जो कि बहुत ही आइकॉनिक स्पीसीज है, कहाँ का, अंटार्कटिका। ठीक है, जिसे नियर थ्रेटन में ला दिया गया है आईयूसीएन के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, पर मुझे आज का ये पूरा मंथ, अक्टूबर मंथ कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने सारा चीज कंपाइल कर दिया। कल से हम नए मंथ के साथ शुरू करेंगे, तो प्लीज आप लोग अभी तक के जितने भी वीडियो से देख लें और जितना ज्यादा हो रिवीजन करें। जो डाउट्स आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी हमारे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं उसका अपडेट वहीं पर दे रहा हूँ, पर उससे ज्यादा मुझे लगे कि मुझे और कुछ आपको किसी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक छोटा मोटा वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छे से रहिए, संभल कर रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।